हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशन देखे थे एक्सपांशन के, याद है ना? एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, फिर पेंडुलम के अंदर, फिर उसकी कंडक्टिविटी डेंसिटी के अंदर। सो ऐसे एप्लीकेशन देखे थे। बट आज हम एक नवा टॉपिक कर रहे हैं, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने पहले 9th में इसके बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है। क्या है वो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC। बड़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो, अलग अलग मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग हीट चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो किस सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुनो, ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ हीट required by any substance of 1 gram to raise its temperature by 1 degree Celsius। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। डेफिनेशन: कोई भी सब्सटेंस जो 1 ग्राम का है, उस 1 ग्राम के सब्सटेंस को कितनी हीट लगेगी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से। मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है, कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का। इसको बेटा हम कुछ हीट दे रहे हैं। इस समय इसका टेम्परेचर था T1 और हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T1+1, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बढ़ गया। सो जितनी हीट आपने इसको इस समय दी है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, अगर मैं वाटर की बात करूं, सो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे अगर बेटा मैं कॉपर की बात करूं, सो कॉपर की होती है 0.4 जूल पर ग्राम सेल्सियस। ओहो, ये क्या चीज़ हुई? पर देखो, यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि कॉपर इज अ कंडक्टर, हीट कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात हम नहीं कर रहे, कॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, बट हम फिलहाल बात कर रहे हैं हीट की। सो एक चीज याद रखो कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, वो इजीली हीट कंडक्ट कर पाएगा। देखो, इसको यूं भी समझो बेटा कि वाटर बहुत ही धीमे धीमे गर्म होता है। आप पानी को गर्म करो, तुरंत गर्म नहीं होगा, लेकिन कॉपर जो है वो तुरंत गर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वो, देखो बेटा, 1 ग्राम के लिए 0.4 बस, मतलब आप जैसे ही उसको 0.4 एनर्जी दोगे वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और आपने 0.4 दी और 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर, जब तक आप वाटर को 4.2 जितना एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल में नहीं, फीलिंग लो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वाटर को 4.2 जूल हीट देंगे तब जाके उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री। इसका मतलब बेटा इसको बहुत टाइम लगता है हीट होने में, बट इसको कम टाइम लगता है हीट होने में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको यही बताता है कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बुरा कंडक्टर है। आप बोलेंगे वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। बेटा तभी तो कई सारी मशीन्स में पानी को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। सुन रखा होगा आपने, कूलेंट, ठंडा करने के लिए। क्यों? बिकॉज वाटर जो है वो धीमे धीमे गर्म होता है, जल्दी से गर्म नहीं होता। तो बेटा इसको आप कह सकते हो वाटर को हीट एब्जॉर्बर। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं। वाटर को हम क्या कह सकते हैं? हीट एब्जॉर्बर। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा उसे हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्बर, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। कौन सा? कंडक्टर ऑफ हीट। समझ आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? अच्छा, इसकी फॉर्मूला देखें तो बड़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल c से। ये तो उसका शॉर्टकट है, बाकी डिनोट किससे किया जाएगा? इसको स्मॉल
सी से। तो स्मॉल सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम यानी क्या हो गया मास, टू इंक्रीज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो गया 1 डिग्री। देखो आप यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, सो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, है क्या नहीं। सो ये हो गई आपकी फॉर्मूला, जहां पे ये क्या है हीट सप्लाइड या हीट एनर्जी आप कह सकते हैं, ये क्या है मास, और ये क्या है टेम्परेचर रेज, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, और ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, इन दोनों को यहां ले गए mc डेल्टा टी, ये फॉर्म इसका ज्यादा फेमस है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये फॉर्म इसका ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा जूल में, क्यों बिकॉज आप हीट एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा उसका जूल में। क्लियर, बस यही था हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके अच्छा भाई यहाँ एक चीज ख्याल रखना कि ये जो डेल्टा टी है ना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव में आपको लेना है। हो सकता है कि किसी समय टेम्परेचर फॉल हो रहा हो तो भी आपको दे रखा हो, तो आप याद रखना इसको आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे जो भी चेंज हो, यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं मोड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मोड का मतलब पता है ना कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो हम पॉजिटिव कर देंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, देखिए हीट कैपेसिटी। अभी हमने क्या देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब हम देखने वाले हैं हीट कैपेसिटी जिसका दूसरा नाम है थर्मल कैपेसिटी। क्या मतलब है, तो बड़ा इसमें क्या था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 डिग्री टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। बेटा इसमें 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना था, और इसमें क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ आया आपको डिफरेंस। बेटा ये क्या करेगा, सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब पूरे बॉडी का मान लो बेटा एग्जांपल के तौर पे मेरे पास वाटर है, ठीक है, उस वाटर का मेरे पास 20 ग्राम वेट है, तो 20 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो मैं क्या कर दूंगा, देखो हमने क्या देखा था वाटर का, पहले कितना देखा था 4.2, कितना 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर का 4.2 है, तो 20 ग्राम का कितना हो जाएगा 20 इंटू 4.2। समझ आ रहा है, इतना एनर्जी चाहिए होगा जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। समझ आ रहा है, ये क्या था सिर्फ 1 ग्राम के लिए। अब जब पूरी बॉडी आ जाएगी तो हमने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया हीट कैपेसिटी। समझ आ रहा है, इसको डिनोट किया जाएगा बेटा कैपिटल सी से, किससे कैपिटल सी। तो कैपिटल सी की फॉर्मूला होती है m इंटू स्मॉल सी। ये क्या हो गया, देखो हमने क्या किया बेटा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी क्या था, स्मॉल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही तो हमने किया। देखो जितना मास आपको दे रखा है इंटू उसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो m इंटू सी। समझ आ रहा है बेटा। अब यहां से देखो जरा ध्यान से देखना, Q इज इक्वल टू एम सी था, क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, यस और नो, यस। तो एक ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या किया था mc मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएगा, तो इस पूरे टर्म को हम बोल देंगे हीट कैपेसिटी या तो थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का हल्का सा मॉडिफाई होके ये हो गया, लिख लीजिए फटाफट। ओके नेक्स्ट इज
कैलोरीमेट्री। क्या है ये कैलोरीमेट्री? बेटा इसका एक प्रिंसिपल है, हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये और बेटा ये डिपेंड करता है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरीका है जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। बेटा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बचपन से हम जानते हैं। क्या जानते हैं बचपन से? हम जब ऐसी कोई दो चीज को मिक्स करते हैं, जो एक ठंडी हो और एक गर्म हो, क्या होगा? गर्म वाली चीज ठंडी हो जाएगी, ठंडी वाली चीज गर्म हो जाएगी। ठंडे पानी में गर्म पानी ऐड करो या गर्म पानी में ठंडा पानी ऐड करो तो ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि गर्म वाला पानी पहले से ठंडा हो गया और जो पहले ठंडा था वो पहले से अब गर्म हो गया। यस और नो? बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये क्या बोल रहा है? हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन। एक काम करो, गिवन के बदले आप लॉस्ट करो। हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडी। बस इतना ही। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कैसे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट हीट लॉस्ट बाय एनी हॉटर बॉडी, या ऐसा लिख सकते हैं व्हेन, चलो मैं लिख दिखा देता हूं आपको, व्हेन टू bodies of different temperature is mixed, then the heat lost by hotter body is always equal to the heat gained by colder body। ठीक है, बस इतना ही है, नथिंग एल्स। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो बेटा ये बेस्ड है, आप बोल सकते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल या बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे? बेटा एक एनर्जी दे रहा है और दूसरा वही एनर्जी ले रहा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी एनर्जी कम हो गई और जिसकी एनर्जी पहले कम थी अब उसकी एनर्जी बढ़ गई। समझ आ रहा है आपको? सो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? बहुत ही इजी चीज थी। अच्छा कैलोरीमीटर, देखो कैलोरीमेट्री मतलब कि बेटा ये कि ब्रांच है। अब मान लो कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था थर्मोमेट्री, है ना, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो टेम्परेचर मेजर करती है, वो थर्मोमेट्री। अब जो ये पता लगा रही है कि किसने कितनी हीट दी, किसने कितनी हीट ली, उस ब्रांच को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। बट एक डिवाइस भी आता है इस पर्पस के लिए जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है बेटा? उसमें क्या किया जाएगा, एक कॉपर का या एल्यूमिनियम का वेसल लिया जाएगा। किसका? कॉपर या तो एल्यूमिनियम का वेसल लिया जाएगा और उसके अंदर सबसे पहले हॉट वाटर डाला जाएगा। तो ये जो है ये मिलके बनाता है कैलोरीमीटर। क्यों? बेटा देखो होगा क्या, अब हमें पता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम है। कॉपर की देखी थी हमने 0.4, बहुत ही कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे आप गर्म पानी इसमें डालेंगे, ये जो वेसल है ये भी गर्म होने लग जाएगा। इन शॉर्ट ये वेसल तुरंत ही जल्द से जल्द गर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोल्ड वाटर या दूसरा कोई भी सब्सटेंस जिस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, वो डालेंगे। तो होगा क्या, इन दोनों जगह से हीट इधर जाएगी। अब इस कोल्ड वाटर को या जो भी कोल्ड बॉडी आप डालेंगे, कोल्ड बॉडी बोल देता हूँ, वो वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा था कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब बेटा इसको हीट मिलेगी। कहाँ से मिलेगी?
एक तो यहां से मिलेगी, दूसरी यहां से मिलेगी। यानी कि दो सब्सटेंस, दो चीजें अपनी हीट लॉस कर रहे हैं और ये अकेला अपनी हीट गेन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? सो ये बस इतना मेजर करने के लिए काम आता है कि किसमें कितना टेम्परेचर लूज होगा, किसमें कितना टेम्परेचर गेन होगा। ठीक है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेटर। ओके, तो बच्चा लोग अगर हमें कैलोरीमीटर की डेफिनेशन लिखने को कही जाए, कैसे लिखेंगे? आइए फटाफट इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। A device in which heat measurement can be done is called कैलोरीमीटर। ठीक है बड़ा, इसमें जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब देखो एक प्रॉब्लम ये होता है कि इस टेम्परेचर को, इस वेसल को अगर मैं एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं तो बड़ा ये एटमॉस्फेयर में भी हीट रिलीज करेगा। तो वो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज ना करे, इसलिए क्या किया जाता है कि इस कॉपर या एल्यूमिनियम जिसका भी वेसल होगा बेटा, उसको एक है ना लकड़े के बने हुए चीज में डाल देते, उसको कहते हैं वुडन जैकेट। इसको किस में रख देंगे? एक लकड़े के पूरे जैकेट में, जैकेट मतलब आउटर कवर में। और इसे मान लो कि ये लकड़ा है और बेटा इसके यहाँ पे बीच में है ना कुछ हीट इंसुलेटिंग सब्सटेंस होगा। हीट इंसुलेटिंग का सब्सटेंस मतलब जो हीट पास ऑन ना हो दे, मतलब यहाँ पे एक चीज रखी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास या तो वुल। समझ आ रहा है आपको? ये जो आउटर कवर है ये क्या है? वुडन जैकेट कहते हैं इसको, लकड़े का बना हुआ डब्बा, नथिंग एल्स। और ये क्या है हमारा? ये कॉपर वेसल। एंड ये जो बीच की पूरी चीज है ना, ये बीच की पूरी चीज, इससे हम कहते हैं हीट इंसुलेटिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास या वुल। समझ आ रहा है? मतलब हमारा मकसद क्या है कि ये जो वेसल है ये टेम्परेचर को बाहर ना जाने दे, इसकी हीट बाहर फ्लो ना हो, इसलिए हमने इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया। अब यहाँ पे भी पूरा लकड़ा होगा और यहाँ पे बीच में एक होल होता है जहां से थर्मोमीटर पास ऑन किया जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको मालूम पड़ता है कि किसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना लॉस हुआ। बस दिस इज इट। देखिए अब है ना बहुत इजी बात कर लेते हैं जो आपने ऑलरेडी 9th में कभी पढ़ा था। जब कोई स्टेट चेंज हो रहा है, देखो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, ये कब तक ले था? जब तक स्टेट चेंज ना हो रहा हो। इसका मतलब देखिए बेटा, आपने अभी मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, ये पहले 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था, इसको आपने हीट दी तो बाद में इसका हो सकता है टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने कितनी हीट दी इसको? 5 डिग्री सेल्सियस। तो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बोलेंगे। और यहाँ पे कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है। बट व्हाट इफ कि जब स्टेट चेंज होना शुरू हो जाए, तब जो आप हीट दे रहे हो तो वहां पे कहानी थोड़ी बदल जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि ये कन्वर्जन को कहते क्या है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद है आपने 9th में भी ऐसा कोई ट्रायंगल देखा था बेटा? जब आप सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसको सॉलिड से लिक्विड में आ रहे। बर्फ अगर पानी बन रहा है तो हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं उसको। क्या हो रहा है? वो मेल्टिंग हो रहा है। सो व्हाट इज मेल्टिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अच्छा, अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करूं तो बेटा इसको हम कहते हैं फ्यूजन, या तो इसका दूसरा नाम दिया जाता है फ्रीजिंग। क्या नाम? बर्फ बनाना, फ्रीजिंग, या तो फ्यूजन। वैसे अगर मैं लिक्विड को गर्म करके गैस में कन्वर्ट करूं तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। सो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज वेपराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन बाय सप्लाइंग हीट देने पे, ठीक है। अच्छा, गैस इनटू लिक्विड आना हो तो कंडेंसेशन। क्या चीज? कंडेंसेशन। मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं, बचपन में आप सीख चुके हो। अच्छा, अगर मुझे सॉलिड से गैस में आना है तो देखो, डायरेक्टली सॉलिड से गैस, डायरेक्टली सॉलिड, तो ये भी हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाते हैं उनको हम सब्लिमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। आपने एग्जांपल सुना होगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैम्फर। इसको हम क्या कहते हैं? कैम्फर। मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है कपूर। फिर वो अगरबत्ती, अगरबत्ती अगर आप जलाओगे तो वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। फिर वो मॉस्किटो कॉइल, उसको भी जलाओगे तो डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसका उल्टा, अगर मुझे गैस में से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो, जैसे कि वो आपने सुन रखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऐसे डालोगे वो पूरी गैस होगी, डायरेक्टली वो बर्फ बन जाती है। आर्टिफिशियल आइस, पता है आपको आर्टिफिशियल आइस? नहीं पता? वेरी गुड। सो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। एग्जाम्पल वाटर CO2। क्या एग्जाम्पल है? वाटर CO2। इसको इसलिए कहा जाता है, ये एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि जैसे ही आप इसको बाहर डालोगे ये बर्फ बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। ये ओरिजिनल बर्फ नहीं है, इसको आप खा नहीं सकते हो, ये आर्टिफिशियल बर्फ है। क्लियर? बहुत इजी सी चीजें थी यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन चीज थी, जो मेन चीजें जो हमें देखनी है वो है लेटेंट हीट। क्या है ये लेटेंट हीट? बेटा मान लो कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं, मान लो कि इसका टेम्परेचर अभी है 100 डिग्री सेल्सियस, और हीट देने के बाद भी बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, इसका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये हीट गई कहां? बेटा ये हो सकता है, देखो ये क्या होगा? वाटर होगा, और ये बन जाएगा उसका वाटर वेपर, गैस, वाटर वेपर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बेटा जब वाटर बॉईल होना शुरू होता है, बॉइलिंग, जब वाटर वेपराइज हो रहा है उस समय उसको जितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना शुरू होता है, बॉईल हो नहीं जाता। आप जैसे ही 100 से थोड़ा ऊपर 101, 100.5 थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर दिया, वो हीट जो आप दे रहे हो वो इसका स्टेट चेंज करने में जा रहा है। देखो बेटा, स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है? आज वाइब्रेशन को बहुत इंक्रीज करना, वाइब्रेशन को बहुत इंक्रीज करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी की इंक्रीज हो रही है, किसी की भी एनर्जी इंक्रीज कब होती है? जब उसको वर्क डन किया जाएगा। वर्क डन ऑन द बॉडी, एनर्जी इंक्रीजेस। पढ़ रखा है ना ये? इसका मतलब हम जो भी हीट दे रहे हैं बेटा, वो हीट एज अ वर्क डन काम कर रही है, और इस वर्क डन के कारण बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई कि ये इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर आ गए और एक गैस में कन्वर्ट हो गया। सो ये हीट जिसके वजह से स्टेट चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट, जिसका आप समझने के लिए बोल सकते हैं इट इज हिडन हीट। समझने के लिए, डेफिनेशन हिडन नहीं है, समझने के लिए। सो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the state of matter without changing its temperature is called latent heat। ठीक है, समझ आया बेटा यहां तक? चलिए ये फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चे लोग, अगर मुझे कोई फॉर्मूला पूछ ले तो देखो फॉर्मूला कैसी रहेगी, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, लेटेंट हीट, ये L क्या है, ये है लेटेंट हीट, Q क्या है, कितनी आपने हीट दी, और M क्या है, उसका मास। थोड़ा यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, Q इज इक्वल टू M इंटू L, कितनी हीट सप्लाई की आपने, मास इंटू लेटेंट हीट। बेटा ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब चेंज इन फेज या चेंज इन स्टेट हो तब, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बने तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज तो पहले जो देखा था हीट कैपेसिटी। क्लियर। अब बड़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने देखा था, इसके अंदर भी है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। आइए देखते हैं ये क्या चीज है। कुछ नहीं है, जहां पे स्पेसिफिक आ जाए बेटा वहां पे 1 ग्राम समझ लेने का, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसका मतलब क्या बेटा, लेटेंट हीट क्या था, फेज चेंज करना है। अब यहां पे 1 ग्राम का फेज चेंज करेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम of body is called specific latent heat। ठीक है, वो क्या था, SCH स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है SLH यानी कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बड़ा इसके अंदर और भी 2 टाइप आते हैं, एक तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मान लो आपके पास वाटर है, इस वाटर को आप वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 100 डिग्री पे टेम्परेचर, इसका भी 100 डिग्री पे, और इसको आप कुछ हीट दे रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है बेटा, वेपराइजेशन हो रहा है। सो वेपराइजेशन के समय जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और बेटा वाटर के केस में यही चीज हो जाती है 2236 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये एग्जांपल है, वेपराइजेशन कर देते हैं LV। बेटा अगर मैं बात करूं, मान लो आइस से वाटर, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या चीज, फ्यूजन। का मतलब मान लो कि मेरे पास आइस है, इसको मैं 0 डिग्री पे रख देता हूं, बेटा होगा क्या, हाँ फ्यूजन नहीं सॉरी मेल्टिंग, हाँ तो होगा क्या बेटा, ये आइस का वाटर बन जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी 0 का 0 ही रहेगा। इस समय जितनी आपने हीट दी, देखो बेटा जैसे ही आइस पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अभी भी अगर इसको हीट मिल रही है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे बेटा एटमॉस्फेयर में आप बर्फ का टुकड़ा लाके बाहर रख दो, क्या होगा, धीमे पिघलेगा पिघलेगा पिघलेगा, जब तक 100% वो मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। जैसे ही पूरी बर्फ वाटर में कन्वर्ट हो गई, अब उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कारण बढ़ना चालू हो जाएगा। सो हमें लेटेंट हीट वही हीट है जो चेंज करने में मदद कर रही है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया उसको हम फिर लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। समझ आ रहा है, क्लियर। और देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो है आइस की लेटेंट हीट है 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये 1-2 वैल्यूज बेटा आप लोग को याद रखनी है। सो बेटा हम देखो अभी तक क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या तो थर्मल कैपेसिटी, फिर कैलोरीमेट्री क्या होता है, और अभी हमने देखा लेटेंट हीट और थोड़ी बहुत नन्ही मुन्नी डेफिनेशंस। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। जितने भी हमने फॉर्मूला सीखे बेटा बहुत इजी चीजें हैं, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में दे रखे हैं, उससे अच्छे से एक बार गो थ्रू करो।
ठीक है, बहुत इजी है, आराम से आपको आ जाएगा। थैंक यू।